कोल्हापुर गांव में दो अनाथ जुड़वा बहनें रहती थी। पूरे गांव में उनसे छोटा कोई नहीं था। सब उन्हें छोटी छोटी कहकर पुकारते थे। जब भी उनको कोई छोटी बोलता तब दोनों को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उनकी दोस्त काम्या अपनी दोस्त के साथ खेल रही थी। अरे काम्या, क्या हम भी तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? नहीं नहीं, तुम दोनों अभी बच्ची हो और हम बड़े हो चुके हैं। हम बच्चों के साथ नहीं खेलते। सॉरी सॉरी, तुम तो बच्ची नहीं, बहुत बड़ी हो, लेकिन तुम्हारी हाइट ही इतनी कम है कि तुम दोनों बच्ची की तरह दिखती हो। इतना बोलकर काम्या हंसने लगी। हमें भी तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। बचपन में तो हम तुम्हारे साथ ही खेलते थे, लेकिन तुम लंबी हो गई और हम दोनों छोटे रह गए। खैर छोड़ो, तब की बात कुछ और ही थी। लेकिन याद रख, अगर अगली बार से बच्ची बोली तो हम तेरा मुंह तोड़ देंगे। फिर जिंदगी भर अपना इलाज करवाते रहना। अगर हमारी हाइट कम है तो इसमें हमारी क्या गलती? हम बॉनी को बॉनी ना बोले तो क्या बोले? हमें बता दो, हम तुम्हें उसी नाम से पुकार लेंगे। अब तुम बॉनी हो, तुम्हारी हाइट भी कम है, तो तुम्हें और क्या बोलूं? तुम बच्चों की तरह दिखती हो। जाओ बच्चों के साथ खेलो। मोहल्ले में बच्चों की कोई कमी नहीं है। चल राधा, दोनों जुड़वा बहनों से बहुत बहस हो गई। इतना बोलकर काम्या अपनी दोस्त राधा के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर पूजा और अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब देखो सब हमें बॉनी छोटी बोलते रहते हैं। पता नहीं और किस किस नाम से पुकारने लगे हैं। काम्या और राधा कोई नहीं, पूरे मोहल्ले को हमें सबक सिखाना पड़ेगा ताकि हमें बॉनी बोलना भूल जाए। यार हम कुछ नहीं कर सकते, बस बातें ही बना सकते हैं। एक तो हमारा अपना कोई नहीं है, ऊपर से हम गरीब भी है। इतनी कम हाइट के साथ हम और कुछ कर भी नहीं सकते। जिसको जो कहना है ऐसे ही कहते रहेंगे और हमें ऐसे ही गुस्सा आता रहेगा। पूजा और अंजलि को पूरे मोहल्ले पे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कोई भी दोनों बहनों से प्यार नहीं करता। छोटी हाइट होने की वजह से सब उसके मजे लेते थे। एक दिन अचानक दोनों बहनें अपने मोहल्ले से गायब हो जाती है। सबके बहुत छानबीन करने के बाद भी दोनों बहन का कोई पता नहीं चला। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इतने लंबे समय के बाद एक दिन पूजा और अंजलि को गाँव वालों ने देखा। उनको देखते ही सब हैरान रह गए। अरे पूजा, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? तुम्हारे जाने के बाद तो पूरा मोहल्ला शांत हो गया था। तुम दोनों को इतने सालों बाद अपने मोहल्ला की याद कैसे आ गई? कुछ नहीं रेखा मौसी, बस ऐसे ही शहर घूमने चली गई थी और जब शहर में मन लग गया तो वहीं रुक गए थे। लेकिन फिर अपने घर की याद आने लगी तो लौटकर वापस आ गए। इतनी बात करने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रेखा मौसी उनसे गाँव वालों की चुगली करने बैठ जाती है। मौसी, यहाँ तो पूरा मोहल्ला बड़ा अमीर हो गया है। सबकी लॉटरी निकल गई है क्या? सबने इतने अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं। अब क्या बताऊं, सब बच्चे नौकरी करने लगे हैं तो सबके कच्चे घर से पक्के घर बन गए। लेकिन तुम सुजाता को नहीं जानती। उसका इकलौता बेटा जो अमेरिका में रहता था, वो अंग्रेज बहू लेकर आया है। और तुम्हें पता है अंग्रेजन बहू कितना सारा पैसा और हीरो का सेट लेकर आई है। उसके पास तो बहुत धन दौलत है। अच्छा, फिर तो पूरे मोहल्ले में सुजाता चाची ही सबसे अमीर होगी। हाँ और क्या, लेकिन बहुत घमंडी है। किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। अंग्रेजन बहू जो लेकर आई है, और तुम्हें पता है उसके घर में तो गार्ड भी रहते हैं ताकि कोई चोरी ना हो जाए। रेखा बातों बातों में दोनों जुड़वा बहनों को सुजाता के घर की सारी जानकारी देकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुजाता अपने रूम में सो रही थी, तभी उसे किसी का चेहरा नजर आता है। कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पर? पूजा, पूजा तुम हो क्या? पूजा देखो, मुझसे मजाक मत करो। अगर तुम हो तो सामने आ जाओ। पूजा तुम ही हो ना? पूजा देखो, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। जब सुजाता बाहर आकर देखती है तो उसके दोनों गार्ड सो रहे थे। सुजाता उन दोनों पे बहुत चिल्लाती है और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है। मैं तुम दोनों को सोने के पैसे देती हूँ क्या? तुम यहाँ आओ, पैसे ले लो और बस पूरी रात आराम से सोते रहो। यही करते हो तुम दोनों रात भर। मेरे घर में इतने सारे धन दौलत है, अगर घर में चोरी हो गई तो मैं क्या करूँगी? अरे क्या हो गया? तुमने तो आधी रात को पूरे मोहल्ले की नींद खराब कर दी। पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया। तुम्हारे घर पर चोर आया था क्या? चोर तो नहीं, लेकिन मैंने पूजा को देखा। मैं सो रही थी, तभी अचानक मेरी नींद खुली और मैंने पूजा को खिड़की पर देखा। पूजा को देखकर मैं डर गई। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है, या फिर तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तभी तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम तीसरे मंजिल पर रहती हो और तुम बोल रही हो कि तुमने खिड़की पर पूजा को देखा। उसकी हाइट तो इतनी कम है कि अपने बेड पर भी वो सीढ़ी लगाकर चढ़ती होगी, और तुम बोल रही हो कि तुमने तीसरी मंजिल की खिड़की पर पूजा को देखा। किसी और को बेवकूफ बनाना। तभी दोनों जुड़वा बहनें भी वहाँ आ जाती है। सुजाता चाची, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं भला आधी रात को तीसरे मालिक की खिड़की पर क्या करने आऊंगी?
लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। आप जाकर सो जाइए, अपनी नींद पूरी कीजिए। सुजाता बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसने पूजा को खिड़की पर देखा था, लेकिन फिर वो उसकी तरफ देखकर सोचती है, हो सकता है मेरा कोई वहम हो। ऐसे ही समय बीतने लगा। फिर से जब एक दिन सुजाता सो रही थी तब उसे खिड़की पे इसी तरह उसे किसी का चेहरा नजर आता है, लेकिन वो इस बार वहाँ पूजा की जगह अंजलि को देखती है। जैसे ही वो अंजलि को आवाज लगाती है उसका चेहरा गायब हो जाता है। अब सुजाता और भी ज्यादा घबरा जाती है। पूजा और अंजलि की हाइट तो इतनी कम है, वो कैसे मेरी खिड़की तक पहुंच सकती है। अगर बाहर मोहल्ले वालों को कहा तो वो मुझे पागल समझकर पागल खाने पहुंचा देंगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुजाता पूरी तरह परेशान हो जाती है। सुबह होते ही सुजाता पूजा और अंजलि के पास जाती है। अरे चाची, सुबह सुबह हम गरीब बहनों के घर में, सब ठीक तो है ना? हम गरीब बहनों से आपको क्या काम आ गई? तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि मामला क्या है। कभी पूजा तो कभी ये अंजलि, मेरे तीसरे मंजिल की खिड़की पर कैसे आ जाती हो? मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने तुम दोनों को वहाँ देखा है। लगता है चाची आपको हम दोनों से बड़ी मोहब्बत हो गई है, बड़ा लगाव हो गया है, इसलिए रात को सोते हुए भी हम दोनों का चेहरा ही नजर आता है। वैसे भी आपकी खिड़की पर हम क्या करने आएंगे? आप ही तो हमारी हाइट का कितना मजाक उड़ाते थे, हमें बच्ची बच्ची बोलकर पुकारते थे। अब आप हम मासूम प्यारे बच्चों के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रही हो। जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। जाइए, आप आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। वैसे आपकी अंग्रेजन बहू और बेटे शहर से कब वापस आ रहे हैं? मैं तो अकेली रहती हूँ, घर में बहुत धन दौलत पड़ी है, उसकी रखवाली करके मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। बस मैंने राहुल को फोन किया है, कल ही वो वापस आ जाएगा और ये सारी धन दौलत कहीं और रखवा देगा। उसके बाद मैं सुकून से सोऊंगी। ऐसा बोलकर सुजाता अपने घर चली गई। सुजाता के जाते ही पूजा और अंजलि आपस में बातें करते हैं। अंजलि, हमने लंबे पैर होने की जो दवाई पी है उसका असर 2 दिन तक ही रहेगा। हमें जो कुछ भी करना होगा इन 2 दिनों के अंदर ही करना होगा। और तूने सुजाता चाची की बात नहीं सुनी? कल उनका बेटा भी आएगा और सारा धन कहीं और रखवा देंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। हमारा अपने मोहल्ले में दोबारा आने का मकसद अधूरा रह जाएगा। हम अपने मकसद के हिसाब से सुजाता चाची के घर चोरी करके यहाँ से वापस निकल जाएंगे। हाँ पूजा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। और उसके बाद हम दोनों इतने सारे धन दौलत के साथ शहर में ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएंगे। हमें ना तो कोई काम करना पड़ेगा और ना ही मेहनत, बस सारी जिंदगी ऐसी ऐश होगी। आज रात सारा धन चुरा लेंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। अब दोनों जुड़वा बहनें अपने पुराने मोहल्ले को लूटने निकलती है। इधर सुजाता को बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और वो पूरी रात नहीं सोती है। सुजाता को जगा हुआ पाकर पूजा और अंजलि के होश उड़ जाते हैं। पूजा और अंजलि काफी परेशान हो जाती है। अरे अंजलि, हम तो आज भी चोरी नहीं कर पाएंगे। ये सुजाता चाची तो रात भर जग रही है। अब उसके बाद उन दोनों जुड़वा बहनों के पास बस एक दिन बचा था। उसके बाद उनके लंबे पैर का जादू खत्म हो जाएगा। असल में पूजा और अंजलि ने एक वैज्ञानिक के लैब से कुछ केमिकल पी लिया था, इसलिए वो अपना पैर लंबा कर पा रही थी, लेकिन ये बस कुछ समय के लिए ही था। देख अंजलि, आज रात तो हमें हर हाल में चोरी करनी ही पड़ेगी, वरना उसके बाद हम कभी भी चोरी नहीं कर पाएंगे और हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएंगे। अपने लंबे पैरों से हमें सुजाता को डराना होगा, तभी हम उसके घर डकैती कर सकते हैं। पूजा और अंजलि मिलकर प्लान तैयार कर लेती है और रात होते ही दोनों बहनें तीसरी मंजिल की खिड़की पे आ जाती है। सुजाता दोनों बहनों को देखकर डर जाती है। तो तुम दोनों जुड़वा बहनों की इतने लंबे पैर कि तुम दोनों बिना सीढ़ियों के तीसरी मंजिल पर आ सकती हो। मुझे तुम दोनों को देखकर चक्कर आ रहा है। दोनों बहनों के पैर इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? इतना बोलकर सुजाता बेहोश हो जाती है और दोनों जुड़वा बहनें अपने लंबे पैरों का फायदा उठाकर घर के अंदर आ जाती है। सुजाता के घर से सब कुछ चुराकर अपने घर पर छुपा देती है। सुबह उठते ही सुजाता पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है। तुम सब मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते थे। मेरे साथ साथ तुम लोगों के घर में चोरी किसी और ने नहीं, ये दोनों जुड़वा बौनी बहनों ने की है। यही नहीं, ये अपने पैर भी लंबे कर लेती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुजाता बहन, बस अब बहुत ज्यादा हो गया। तुम तो बेचारी दोनों बहनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये दोनों बौनी के इतने लंबे पैर कैसे हो सकते हैं? उसके पास क्या कोई जादुई शक्तियाँ हैं जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? बेचारी अनाथ बच्चियां हैं, इन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। देख लीजिए रेखा मौसी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम अनाथ बच्चे, हमारा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है। दोबारा से अपने पुराने मोहल्ले में इसलिए लौट कर आए थे कि यहाँ हमारा बचपन बीता
था। हमें लगता है कुछ लोग हमें यहाँ रहने देना नहीं चाहते। हम पहले भी इसलिए चले गए थे क्योंकि सब हमें चिढ़ाया करते थे। लगता है हमें दोबारा से इस मोहल्ले से जाना होगा। पहले तो बस चिढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो हमारा अपमान भी किया जाता है। कोई बात नहीं, अब हम हमेशा के लिए गाँव छोड़कर जा रहे हैं और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। दोनों बहनें ऐसा ड्रामा करती है कि गांव वालों को उन पर थोड़ा भी शक नहीं होता। सुजाता सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सब उसे पागल बोलने लगते हैं। उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। दोनों बहनें हंसते हुए सारा धन दौलत और जेवर बैग में भरकर जाने लगती है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते तो हम यहाँ तक आ गए, अब कहाँ जा रही हो? अब नहीं करोगी अपने पैर लंबे? हमने सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख लिया है। अब तो तुम लोगों को पुलिस वालों की बातों पर भरोसा हो रहा होगा। उन्होंने खुद सीसीटीवी कैमरे में इन दोनों बौनी बहनों को अपने पैर लंबे करते हुए देखा है। पुलिस वालों की बातें सुनकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। पूजा और अंजलि दोनों चौंक जाती है कि उनका बना बनाया सारा प्लान फेल हो गया। अब पूजा और अंजलि को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इधर सभी गांव वाले भी सुजाता से माफी मांगते हैं। उसके बाद सुजाता भी अब लापरवाही नहीं करती और जो भी धन दौलत होता है उसे अपने बैंक के लॉकर में जाकर रखती और सुख शांति से रहने लगती है। नेहा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो कभी भी किसी की बातों पर भरोसा कर लेती। नेहा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ ने अपने जमाने में घर में बहुत लड़ाई देखी, इसलिए उनकी इच्छा थी कि नेहा की शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ ज्यादा लोग ना हो। अब जब नेहा की शादी एक घर में तय हुई, वहाँ उसकी सास की मृत्यु हो जाती है। एक दिन नेहा की माँ बोली, नेहा, अच्छा है बेटी, तेरी सास की मृत्यु हो गई। तुझे अब वहाँ ज्यादा कोई परेशान नहीं करेगा। कुछ ही दिन पहले तेरे मामा की बेटी रोशनी की शादी हुई थी। उसकी सास और जेठानी दोनों मिलकर उसे बहुत परेशान करते थे। जब से उसकी शादी हुई है कभी खुश नहीं रहती। एक दिन मैंने कॉल किया तो वो रो रही थी। जैसे तैसे उसे समझा कर रखा है, इसलिए मुझे तेरी शादी करने से डर लग रहा था। हाँ, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गई। अब उस घर पर तेरा ही राज होगा। लेकिन सबकी सास और जेठानी एक जैसी तो नहीं होती। आज के जमाने में सब ऐसे ही होते हैं। मैंने सुना है मेरी भी एक जेठानी है जिसका नाम डिम्पल है, वही पूरा घर संभालती है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा परेशान करेगी तो तुम अपना सब कुछ अलग कर लेना। अब कुछ ही समय बाद नेहा और अमित की शादी हो जाती है। नेहा अपने घर में इकलौती थी। इकलौती होने के कारण नेहा को अपने घर में ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी। शादी के बाद पहली रसोई पर जब उसकी जेठानी डिम्पल ने उसे मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल बनाने को बोला तो उसने बोला, दीदी एक बात बोलो, किसी को बोलना मत प्लीज। हाँ बोलो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मुझे बस नॉर्मल खाना बनाने आता है, एक्स्ट्रा डिशेज बनाने नहीं आता। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब बनाना सीख जाओगी। एक काम करो, मैं ये गाजर का हलवा बना देती हूँ, तुम सबको दे देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है दीदी, मैं तो बेवजह ही परेशान हो रही थी। मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है। अब जैसा डिम्पल ने बोला था ठीक नेहा ने वैसे ही किया। अपनी जेठानी के बनाए हलवे वो सबके सामने परोस देती है। हलवा खाकर सब उसकी तारीफ भी करते हैं। अब सभी मेहमानों के जाने के बाद नेहा अपनी जेठानी से बोली, थैंक यू दीदी, आज आप न होती तो मैं सबके लिए क्या बनाती। आपने मेरी इतनी मदद की। आपकी जैसी जेठानी भगवान सबको दे। डिम्पल भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। सास नहीं है तो तुझे संभालने की जिम्मेदारी तो मेरी होगी। इसी तरह समय बीतने लगा। डिम्पल हर छोटी बड़ी जरूरत में अपनी देवरानी नेहा की मदद करने लगी। दोनों साथ साथ बाजार जाती, दोनों सगी बहनों की तरह साथ रहने लगी। एक दिन अमित खाना खा रहा था, तभी नेहा अपने पति को कुछ सामान लाने को बोलती है। अमित पहले से ही किसी टेंशन में था, इसलिए नेहा के बोलते ही वो उस पर बरस पड़ता है। अमित की डांट सुनकर नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इधर अमित भी ऑफिस चला गया। जब डिम्पल थोड़ी देर बाद नेहा के कमरे में आती है तो उसे रोते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ नेहा, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ बोला क्या? मैं अमित को एक सामान लाने के लिए बोली, इसी बात पर वो भड़क गए और बेवजह मुझे डांट दिया। कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ। मैं इतने दिनों से देवर जी को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। हो सकता है ऑफिस का कोई टेंशन हो, उसी टेंशन में तुझे सुना दिया होगा। फिर भी मैं एक बार बात करूंगी, वो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जब शाम को अमित और उसके बड़े भाई ऑफिस से घर आते हैं तभी डिम्पल अमित को डांटती है और बड़े भाई को भी
भी सब कुछ बता देती है। दोनों भैया और भाभी मिलकर अमित को समझाते हैं। अमित भी सबकी बात मानकर नेहा को सॉरी बोलने रूम में चला जाता है। नेहा, मुझे माफ कर दो, सुबह मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। भाभी बता रही थी तुम मेरी वजह से रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। भाभी ने तुरंत मुझे माफी मांगने के लिए बोला। अच्छा, तो उनके कहने पर माफी मांगने आए हो? अरे ऐसा नहीं है, वो नहीं भी बोलती तो मैं खुद तुमसे माफी मांगने आता। नेहा भी अमित को माफ कर देती है। अगले दिन नेहा की माँ का कॉल आया। कैसी हो बेटी? तुम्हारी जेठानी तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं माँ, जेठानी तो मेरी बहुत अच्छी है। अब नेहा सारी बात अपनी माँ को बता देती है। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ बोली, तू कितनी भोली है नेहा, जरा भी दिमाग नहीं लगाती। आज के जमाने में कौन सी जेठानी अच्छी होती है? इस घर पर राज करने के लिए ये सब उसका प्लान है, इसलिए सबको अपनी तरफ करके रखा है। देखो कैसे अमित तुमसे ज्यादा तुम्हारी भाभी की सुनता है। अगर अभी से दिमाग नहीं लगाई तो समय आने पर बिल्कुल अकेली रह जाएगी। ये सब सुनने के बाद नेहा का व्यवहार अपनी जेठानी के प्रति बदलने लगा। एक दिन नेहा अमित से बोली, बहुत दिन हो गए हम साथ में कहीं घूमने नहीं गए। मैं सोच रही हूँ एक अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं। बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखी है। नेहा, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऑफिस में बहुत काम है। एक काम करो, तुम और भाभी तो घर में ही रहती हो तो दोनों साथ चली जाओ, मैं टिकट करवा दूंगा। कोई बात नहीं, रहने दो। जिस दिन आपके पास टाइम होगा उसी दिन साथ में चल लेंगे। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है। जब अमित अपनी भाभी से मिलता है तब उनको सारी बात बता देता है और बोलता है, आज आप घूमने चली जाओ, मैं टिकट भेज देता हूँ। नेहा को आज मूवी देखने का मन है, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। डिम्पल भी अमित की बात मान जाती है। नेहा चुपचाप किचन में काम कर रही थी, तभी डिम्पल किचन में आती है और उसे मूवी का टिकट देती है। ये देखकर नेहा पूछती है, ये किसने भेजा? देवर जी ने भेजा है। वो बता रहे थे आज तुम्हारा मूवी देखने का मन है, उनको कुछ काम है ऑफिस में तो वो तुम्हारे साथ किसी और दिन चले जाएंगे। आज हम दोनों चलते हैं। ये सब सुनकर नेहा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। भाभी मुझे कुछ काम है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, आप चले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती हूँ। इतना बोलकर डिम्पल अपने दोस्त के साथ मूवी देखने चली जाती है। इधर नेहा सोचती है, माँ सही बोल रही थी, जब देखो भाभी को हर बात बताते हैं। ये बात भी बता दी उनको, मुझसे पूछे बिना ही टिकट भी भेज दिए और मुझे कुछ पता भी नहीं है। अब जेठानी के जाने के बाद नेहा भी अपनी किसी दोस्त के साथ मूवी देखने चली गई। जब डिम्पल घर आती है तो उसने देखा घर में कोई नहीं है। कमाल है, नेहा तो बोल रही थी कुछ काम है और वो खुद घर में नहीं है। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? एक काम करती हूँ, देवर जी को कॉल करके पूछ लेती हूँ, कहीं उनके साथ गई होगी। जब उसने अमित को कॉल किया तो वो उसके साथ भी नहीं थी। डिम्पल को थोड़ी चिंता होने लगी, ये नेहा बिना बताए कहाँ चली गई। डिम्पल ये सब सोच ही रही थी, तभी नेहा हंसते हुए अपनी दोस्त के साथ घर में आती है। ये देखकर डिम्पल हैरान हो जाती है। पूछने पर पता चला कि वो मूवी देखने गई थी। ये सुनकर डिम्पल को बहुत दुख हुआ। जब मैंने पूछा था तो उसे काम याद आ गया था, गलती से उसे अपनी छोटी बहन समझ ली, ये तो देवरानी ही निकली। अब नेहा कभी डिम्पल से अच्छे से बात नहीं करती थी। डिम्पल ने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। एक दिन डिम्पल किसी काम से बाहर गई। अमित भी ऑफिस चला गया था। नेहा के अलावा घर में कोई नहीं था। नेहा किचन में कुछ काम कर रही थी, उसके साथ फोन में भी बात कर रही थी। तभी अचानक नेहा के कपड़े में आग लग गई और उसे पता तक नहीं चला। जब डिम्पल सामान लेकर बाहर से किचन में आई तो उसने देखा कि नेहा के कपड़े में आग लगी है और वो फोन पर बातें कर रही थी। डिम्पल जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे तैसे डिम्पल नेहा के कपड़े की आग बुझाती है। ये सब देखकर नेहा भावुक हो गई और रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं दूसरों की बातों में आकर आपके साथ गलत करने लगी। जब से यहाँ आई हूँ आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है और मैंने सिर्फ आपको तकलीफ दी है। आज भी आपने मुझे जलने से बचा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। डिम्पल को भी नेहा पर दया आ जाती है, इसलिए वो नेहा को माफ कर देती है। अब घर में जब भी कुछ काम होता तब दोनों साथ मिलकर उसे खुशी खुशी करते। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। अब दोनों साथ साथ खुशी से रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।